हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये एक घंटे का महा एपिसोड क्लास 11th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश कोर का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का 13 फरवरी को इंग्लिश का जो फाइनल का एग्जाम है, आपका जो एनुअल एग्जाम है, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपकी 13 तारीख के पेपर के लिए हम लोग इस वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। और हाँ बच्चों, ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 होने वाला है। इसके अलावा अभी आपके लिए कम से कम 6 से लेके 7 सैंपल पेपर और आएंगे इन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग अपना पेपर का पैटर्न समझते हैं। तो बच्चों, पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे और 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा बच्चों आपका रीडिंग का 26 मार्क्स। सेक्शन बी रहेगा आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 23 मार्क्स। सेक्शन सी रहेगा आपका लिटरेचर का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हमारा जो आज का ये 1 घंटे का वीडियो है ना, इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर हम समझेंगे इस पेपर के 2 सेक्शन। सेक्शन नंबर ए अनसीन पैसेज, अनसीन केस बेस्ड पैसेज, और नोट मेकिंग कैसे करनी होती है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, और अब हम समझेंगे इसके बाद सेक्शन नंबर बी इसी वीडियो में। इसमें आपके ग्रामर के टॉपिक्स हो गए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना होता है जिससे कि आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकें। पोस्टर राइटिंग कैसे करनी है, इसमें भी कैसे आपको फुल मार्क्स मिलें। ठीक है, स्पीच राइटिंग कैसे करनी है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। डिबेट कैसे लिखनी है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हम आपको ये पेपर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इस 1 घंटे में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी देखेंगे। बाकी जो सेक्शन सी बचेगा ना आपका, इसे आपको मैं पार्ट 2 में बता दूंगा। 40-50 मिनट का एक वीडियो बनेगा, पार्ट 2 में बता दूंगा। और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन के अंदर इंग्लिश की हम आपको जो भी 8 से 10 सैंपल पेपर करवाने वाले हैं, ठीक है, जिनकी वीडियोज आ रही हैं, कोई भी वीडियो मिस हो जाए, आप देख ना पाओ, ठीक है, या नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पे, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई बटन में जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, उसको चेक कर लेना। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाउ टू राइट एडवर्टीजमेंट, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाए, चाहे वो सिचुएशन वेकेंट का हो या फिर वांटेड का हो। इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी लाइंस आप लिख देंगे कि आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। फिर एक और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक है कि पोस्टर राइटिंग। ठीक है, एक अच्छा पोस्टर कैसे लिखें, पोस्टर लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। कुछ ऐसी लाइंस बच्चों जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो आप लिखेंगे तो अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी जो स्पीच है वो कैसे लिखें, ठीक है, कि आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हो गया, कंटेंट हो गया, एक्सप्रेशन कैसे, सब कुछ बताऊंगा। कुछ ऐसी लाइंस भी बता दूंगा जिससे कि आपको उसको शुरुआत करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो बस वही चीज़ है। अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन जरूर से बढ़ाइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करके। ठीक है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सैंपल पेपर 3 के पार्ट 1 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों? मैं रेडी हूं फुल एनर्जी के साथ में आपको ये पेपर समझाने के लिए। आप तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरू करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए रीडिंग का, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब रीडिंग में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे तो एमसीक्यू वाले भी होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के भी होंगे, है ना। इस तरीके से ये 10 नंबर का आपका रहने वाला है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और एक एक करके इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देखो, मैं ना आपको एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा अच्छे से, फिर आपको उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। पता है इससे क्या होगा कि आप घर बैठ के मेरे साथ जो आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं
इसके लिए इंग्लिश की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो अपने हिसाब से इसको करोगे नहीं, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं वीडियो में प्रैक्टिस करवा दूं। वैसे तो मैं चाहे इसको स्किप कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन भाई मैं तो चाहता हूं ना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो बस इसीलिए हम पूरा समझेंगे पेपर को, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे। एक काम करता हूँ, पहले ना इसे मैं एक बॉक्स में डाल दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ना फोकस यहीं बना रहेगा। ओके बच्चों, आप ना एक एक लाइन के एक एक वर्ड को अच्छे से समझना, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिच हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइब्रेंट इन द वर्ल्ड। जो भारतीय संस्कृति है ना, ये एक तरीके से मान लीजिए अपनी समृद्ध विरासत और अपनी जो विविधताएं हैं इसकी वजह से सबसे पुरानी भी है और सबसे महान संस्कृतियों में से एक है। दिस कल्चर टेप्स्ट्री रिफ्लेक्ट्स द एमलेगमेशन ऑफ वेरियस कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड आर्ट फॉर्म दैट हैव इन्वॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज। ये हमारी जो संस्कृति है, ये जो है ना, ये होता है ना ताना बाना जैसे बोलते हैं, ये हमारी संस्कृति सदियों से विकसित हुए रीति रिवाज, परंपरा और जो अनुष्ठान है और जो आर्ट है, इनकी कला के रूप इसको दर्शाती है, ठीक है। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स एम्फेसाइज ऑन फैमिली वैल्यूज एंड सोशल हार्मनी। भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता ये बच्चों कि इसमें ना जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, ठीक है, जो फैमिली वैल्यूज होती हैं और जो सामाजिक सद्भाव होता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, पारिवारिक जो संबंध है वो मजबूत होना, एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी आर इंटरनल कंपोनेंट्स दैट शेप द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारतीय समाज के जो समाज है उसको आकार देने वाले अभिन्न क्या है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, मजबूत पारिवारिक बंधन हो हमारे, एक सभी के अंदर एकता की भावना हो। Festivals and rituals play a critical role in reinforcing these values, fostering a deep sense of unity and togetherness। यानी कि त्योहार जो होते हैं ना, जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं कभी कभार, तो ये सभी लोगों में एकता, एकजुटता और उनको मजबूत करने की जो भावना होती है उसको विकसित करते हैं, ठीक है। आगे है द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज exemplified by its varied language, ठीक है, cuisines, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल अटायर। यानी कि भारत की संस्कृति की जो विविधता है ना, वो बहुत सारी भाषाओं में, विभिन्न प्रकार के खान पान हो गए, संगीत हो गए, नृत्य रूप हो गए और पारंपरिक जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उनसे झलकती है। ईच रीजन बोट्स अ डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी contributing to the overall mosaic of Indian culture, from the vibrant festivals of Holi and Diwali to classical dance form like Bharatanatyam, Kathak, and cultural landscape is a celebration of creativity and expression। यानी कि जैसे होली और दिवाली है, ये एक तरीके के जो जीवंत त्यौहार होते हैं, इसमें लाइक भरतनाट्यम वगैरह हो गए, ठीक है, कथे हो गए और शास्त्रीय नृत्य रूप वगैरह हो गए। इन सभी से क्या होता है, इन त्योहारों में एक अलग सी जान आ जाती है, ठीक है, अलग सी एक एनर्जी आती है इनसे, ठीक है। और भी बातें हैं जैसे कि रिलीजियस टॉलरेंस इज अनदर हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब हो गया कि भारत में ना सभी धर्म सम्मान है, सर्वधर्म समभाव की भावना, तो ये एक और हॉलमार्क है इंडियन कल्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो रिलीजियस वगैरह हैं वो भारत में रहते हैं, उसकी बात की गई है। इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद मास्टरपीस लाइक ताजमहल रिफ्लेक्ट द इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिस्ट जीनियस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। ताजमहल जैसी जो बड़ी बड़ी उत्कृष्ट आकृतियां हैं, ये भारतीय कला, वास्तुकला, प्राचीन कला, इसकी जो क्या नाम है, शिल्प कला जिसे भी बोलते हैं ना, उसको दर्शाती है। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स लाइक मधुबनी पेंटिंग्स एंड क्लासिकल म्यूजिक genres like Hindustani and Carnatic music continue to thrive, showcasing the enduring legacy of India's culture heritage। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग हो गई और भी बहुत सारी पारंपरिक कलाएं हैं, ठीक है, ये हिंदुस्तानी, कर्नाटक गीत और शास्त्रीय संगीत, ये सभी क्या है, भारतीय संस्कृति की जो विरासत है उसको और आगे बढ़ाते हैं। In the contemporary context, Indian culture
हैज ट्रांसकेंडेड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो भारतीय संस्कृति अपनी भौगोलिक सीमाओं से भी विभिन्न देशों में बहुत आगे तक चली गई है। इंडियन सिनेमा, इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन क्यूजिन हैव गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज सॉफ्ट पावर। ठीक है, भारतीय सिनेमा, भारतीय साहित्य, भारतीय खान पान, ये अब एक वैश्विक तौर पे बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ठीक है, and the fusion of traditional and modern elements continues to shape the dynamic and evolving identity of the Indian culture। ठीक है, पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का हमारी संस्कृति में जो मिश्रण है यही इसे पावरफुल, ठीक है, और डेवलप भी बनाता है। ओके बच्चों, तो इंडियन कल्चर के हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। देखो पता है क्या है, जो हमारा सैंपल पेपर 1 और 2 था उसमें मैंने अनसीन पैसेज बहुत ही ईजी ले रखा था, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर जी थोड़ा सा ना थोड़ा हार्ड लेके आओ इस बार। तो इस बार इस पेपर में मैंने थोड़ा सा हार्ड ये लिया हुआ है। बस अब आप इनके क्वेश्चन को देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन है व्हाट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति को इसमें से एक विशेषता क्या दर्शाती है, कौन सा डिफाइन करता है? तो वो डिफाइन करता है सी वाला, क्या? जो फैमिली वैल्यूज हैं एंड सोशल हार्मनी, यानी कि जो पारिवारिक मूल्य हैं और सामाजिक जो सद्भाव है वो इंडियन कल्चर का एक फीचर है। दूसरा, व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रीइंफोर्सिंग फैमिली वैल्यूज इन इंडियन कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति में जो पारिवारिक मूल्य हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए और कौन से क्या नाम है, क्या प्ले करता है एक अच्छा सा रोल। ठीक है, तो कौन रोल प्ले करते हैं बच्चों? ये करते हैं फेस्टिवल एंड रिचुअल्स। ठीक है, जो त्योहार होते हैं, कोई अनुष्ठान वगैरह होते हैं, ये करते हैं। ठीक है, ए वाला। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता में क्या योगदान है। ठीक है, तो क्या योगदान है बच्चों? भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस वाले बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और क्रिश्चियंस हो गए, यानी कि बहुत सारे खान पान हैं, म्यूज़िक कई प्रकार का है, डांस फॉर्म्स कई प्रकार के हैं। तो ये भारत की जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको दर्शाता है। और सबसे आखिरी एमसीक्यू के अंदर, विच फेस्टिवल्स आर मेंशन इन द पैसेज एज एग्जांपल ऑफ कल्चर सेलिब्रेशन। तो ईद और क्रिसमस को तो नहीं बताया गया है, ये भी नहीं है और ना ही ये है, बल्कि किसको दर्शाया गया है? होली और दिवाली को दर्शाया गया है एक कल्चर सेलिब्रेशंस के रूप में। ठीक है, चलो अब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन, व्हाट रोल डू फेस्टिवल्स प्ले इन इंडियन कल्चर। ठीक है, भारतीय संस्कृति में त्योहारों की क्या भूमिका होती है? तो लिखेंगे फेस्टिवल्स इन इंडियन कल्चर प्रमोट यूनिटी, स्ट्रेंथ फैमिली बॉन्ड्स एंड प्रिजर्व ट्रेडिशन। 1 नंबर में बस इतना ही लिखना है। ठीक है, 1 नंबर में इतना ही लिखना है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति में त्योहार जो है ना वो एकता को बढ़ावा देते हैं, पारिवारिक बंधन को मजबूत करते हैं और जो हमारी परंपराएं होती हैं, ठीक है, हमारी जो ट्रेडिशंस होते हैं इनको प्रिजर्व करते हैं। दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, इसकी वजह से सभी व्यक्ति एक साथ होते हैं। फोस्टिंग सोशल हार्मनी, सभी के बीच में सामाजिक सद्भाव की भावना बढ़ती है। सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज थ्रू रिचुअल्स, वो अपनी संस्कृति को रिचुअल्स के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, डांस के माध्यम से उसको मिलकर बांटते हैं। अब इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डज इंडियन आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट द कल्चरल हेरिटेज, यानी कि भारतीय जो वास्तुकला है, ठीक है, आर्किटेक्चर है इंडियन का, वो किस तरीके से कल्चर हेरिटेज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो कैसे लिखेंगे? इंडियन आर्किटेक्चर शोकाज इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। दैट मीन्स भारतीय वास्तुकला जो एक जटिल शिल्प कौशल होता है, ऐतिहासिक जो प्रभाव होते हैं, कलात्मक जो प्रतिभा होती है उसको दर्शाती है। आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि ताजमहल हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये पूरी इंडिया में हाईलाइट करते हैं किसको? रिच लेगेसी और डिफरेंट डाइंसिटीज एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। ठीक है, भारत भर में जो रचनाएं हैं, जो मंदिर हैं, ये विभिन्न राजवंश, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उसको दर्शाती हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों 7वां, हाउ डज इंडिया शोकाज कल्चर डाइवर्सिटी। भारतीय संस्कृति की जो विविधता है वो किस प्रकार इसमें दर्शाई गई है। तो कैसे दर्शाई गई है? इंडियंस कल्चर डाइवर्सिटी इज एविडेंट इट्स लैंग्वेजेस,
भारतीय संस्कृति की विविधता इसकी भाषाओं से, इसके खान पान से, इसके त्योहारों से, इसके म्यूजिक से और इसके डांस फॉर्म से देखी जाती है। ईच रीजन हैज डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन फ्रॉम कथक इन द नॉर्थ टू भरतनाट्यम इन द साउथ। Festivals like Holi, Diwali, Eid further highlights India's pluralistic heritage, uniting people despite regional and religious differences. ठीक है, उत्तर में कथक से लेके दक्षिण में भरतनाट्यम तक प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। होली हो गई, दिवाली हो गई, ईद हो गई, ऐसे त्योहारों में भारत की जो बहुलवादी विरासत है ये उसको उजागर करते हैं। ठीक है, और सभी के क्षेत्रीय धार्मिक मतभेदों के बाद भी हम सभी एक साथ रहते हैं, ये बातें। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में जो धार्मिक सहिष्णुता है इसके बारे में बताओ। तो भाई इसके बारे में क्या बताएंगे कि भारतीय समाज में ना बहुत सारे जो भाषा को, धर्म को, जाति को मानने वाले लोग होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के टेम्पल्स हैं, चर्च वगैरह हो गए, मंदिर, मस्जिद, ये सब यहाँ पे भारत में बने हुए हैं जो कि रिलीजियस टॉलरेंस को बताते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से। तो बच्चों हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था वो तो अब हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में ये है कि रीड दी पैसेज गिवन बिलो, और ये रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें भी इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, इसके बारे में बात की जाएगी। तो मैंने ये दोनों ही पैसेज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिए हैं, जैसे कि आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी मिले। चलो शुरुआत करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी से पढ़ेंगे और इसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना शुरुआत में आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग समझा के जाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस घर पे ही बैठ के अच्छे से हो सके। तो स्किप कैसे कर सकता हूँ भाई। चलो शुरू करेंगे। देखो, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज with its vast variety of ecosystems ranging from the Himalayas to coastal regions, deserts and rainforests। यानी कि भारत जो है ना दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसमें हिमालय से लेके तटीय क्षेत्रों, रेगिस्तानों, वर्षावनों का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें विविधता पाई जाती है। इट इज होम to more than 8% of world's total biodiversity, including over 90,000 species of animals, 50,000 of species of plants and countless microorganisms। ठीक है, भारत में जो जैव विविधता है वो पूरी दुनिया में से कुल 8% भारत में। जानवरों की तकरीबन 90,000 से अधिक प्रजातियां भारत में, पौधों की लगभग 50,000 प्रजातियां और सूक्ष्म जीव तो अनगिनत है भारत में। ठीक है, इंडिया हैज 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स and 26 biodiversity hotspot, including the Western Ghat and Eastern Himalayas and the Indo-Burma region, which are recognized by their rich flora and fauna। भारत में तकरीबन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, 26 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इसमें पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपका पैसेज है ना, इस पैसेज से आपको आपके ज्योग्राफी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे बनाया है। आगे देखो, इंडियाज फॉरेस्ट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सस्टेनिंग इट्स बायोडाइवर्सिटी। भारत के जो वन है वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे? एज ऑफ 2021 अबाउट 24% ऑफ द कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय forests which provide habitats for several endangered species such as a Bengal tiger, Indian rhinoceros and Asiatic lion। ठीक है, 2021 तक भारतीय क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें लगभग 24% जो एरिया था भारत का उसमें वन थे, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडे, एशिया जैसी एशियाई शेर जो हो रहे हैं, ऐसी कई सारी जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं उनके रहने का स्थान था। दी सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट विच लाइज इन वेस्ट बंगाल इन is home to the largest population of the Bengal tiger, while the Gir Forest National Park in Gujarat
इज द ओनली सेंचुरी ऑफ एशियाटिक लायन। क्या बताया गया है कि देखो, एक तरफ तो है क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदर वन मैंग्रोव वन बंगाल मैंग्रोव वन है वो बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी आबादी का है घर है। वहीं गुजरात में जो गिरी वन है, राष्ट्रीय गिरी वन, वो क्या है, वो एशियाई शेरों का एकमात्र अभ्यारण्य है ना। तो हर एक जगह अलग अलग के लिए बनाई गई है। ओके, इतनी जल्दी कहाँ चला गया, अभी तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो मजा तो आ रहा है ना बच्चों आपको पढ़ने में, है ना। देखो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू इनिशिएटिव लाइक द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान NBAP, which aims to protect the sustainable manage and countries biodiversity। भारतीय सरकार ने जैव विविधता कार्यक्रम योजना, ठीक है, NBAP, ऐसे बहुत सारे पहलों के माध्यम से जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्वेशन दिया है, संरक्षण दिया है, और साथ ही साथ जो जैव विविधता है इसकी रक्षा के लिए स्थायी प्रबंधन भी किए। द प्लान इंक्लूड्स मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, द प्रोटेक्शन ऑफ की इकोसिस्टम एंड द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये जो योजना आई थी NBAP की, ठीक है, कहाँ गया NBAP, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि जो लुप्त होने वाली प्रजातियां थे इनको संरक्षण दिया गया, ठीक है, और हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी प्रणाली को सुधारा गया, सुरक्षा दी गई उसे, और एक टिकाऊ कृषि जो पद्धति है इसको बढ़ावा दिया गया। फर्दर हम इसके अलावा द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT and various state forest departments are actively involved in the protection and restoring of ecosystem। ये सब के सब इकोसिस्टम को बचाने के लिए लगे हुए हैं। However, India's biodiversity is under threat from various factors including deforestation, habitat fragmentation, population and climate change। भारत की जो जैव विविधता है वो किस वजह से खतरे में आई है? वनों की कटाई से, ठीक है, घरों के उजड़ जाने से, आवास विखंडन से, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑल्सो रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम विद स्पीसीज सच एज एलिफेंट, टाइगर्स एंड पेंगोलियंस बीइंग पोच्ड फॉर देयर स्किन्स, टक्स एंड स्केल्स। ठीक है, अवैध जो वन्यजीव व्यापार है ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है, जिसमें हाथी, बाघ और पेंगोलियन जैसी जो प्रजातियां हैं उनकी खाल, दांत, ठीक है, ये सभी तराजू के लिए अवैध शिकार इनका किया जाता है। द इन्क्रोचमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरीकरण है, इसके कारण एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फर्दर डिप्लीट्स नेचुरल हैबिटेट्स लीडिंग आर डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ठीक है, शहरीकरण, कृषि और बुनियादी ढांचे की जो परियोजनाएं हैं इसका जैसे जैसे अतिक्रमण किया जा रहा है वैसे वैसे ही वन्य जीवों की आबादी गिरती जा रही है। शहर बसा रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, वन्य आबादी खत्म होगी, है ना। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इतनी सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी भारत ने जैव विविधता संरक्षण में प्रगति की है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स as well as the creation of community-based conservation programs has contributed to the protection of key species। ठीक है, 500 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। साथ ही साथ समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों का निर्माण किया गया, जिससे कि कुछ प्रमुख प्रजातियों को संरक्षण दिया गया। मोreover, इसके अलावा India is also focusing on promoting biodiversity friendly agriculture which reduce the use of harmful pesticides and fertilizers while supporting the ecosystem। भारत जैव विविधता के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र समर्थन मिलेगा उसे, और हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग भी कम होगा। ठीक है, इकोसिस्टम अच्छा बनेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। तो आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा पैसेज जब आप समझ गए होंगे। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है इसमें कि हाउ मच ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट ऑफ 2021। तो 2021 में कितना था बच्चों? अभी हमने पढ़ा था 24%। ठीक है, सेकंड, विच नेशनल पार्क इज द ओनली सेंचुरी फॉर अ एशियाटिक लायन।
ठीक है, कौन सा है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक लाइन के लिए बनाई गई है? वो है गुजरात का गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एनबीएपी? तो इसका प्राइमरी गोल क्या था बच्चों? टू प्रोटेक्ट द सस्टेनेबली मैनेज इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, संरक्षण करना, विकास करना इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का। एंड सबसे आखिरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट टू इंडियंस बायोडाइवर्सिटी? इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी उसके लिए थ्रेट क्या है? अर्बनाइजेशन है, ठीक है, शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, ये सभी इसके थ्रेट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो एमसीक्यू आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब एक एक नंबर के, दो दो नंबर के हमारे जो क्वेश्चन है उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो एक नंबर के हमारे हैं ये वैसे तो मैंने देखो एक नंबर के 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में हो सकता है कि आपसे एक नंबर के 2 पूछे जाएं, 2 नंबर का 1 पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो कैसे भी हो सकता है, बस आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो देखो, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फाउंड इन इंडिया? तो कितने हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा है ऊपर 26 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। उसके बाद, व्हाट स्पीसीज आर कॉमनली अफेक्टेड बाय इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया? तो कौन कौन सी स्पीसीज हैं? एलिफेंट की हो गई, टाइगर्स की हो गई और पेंगोलिन्स की हो गई। ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो इंडिया में किया जाता है उसकी वजह से इफेक्टेड होती हैं। अगला, व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? कौन कौन से इनिशिएटिव भारतीय गवर्नमेंट ने चलाए? ठीक है, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए तो क्या क्या चलाए? इंगेज्ड स्पीशीज, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एडिशनली द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वर्क टुवर्ड्स इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत सरकार ने जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के लिए क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा, टिकाऊ कृषि पद्धति, इनको बढ़ावा दिया। ठीक है, और जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है एनजीटी और राज्य जीवन विभाग है, इसने एक साथ मिलकर एक अच्छी इकोसिस्टम बनाने की क्या बोलते हैं वो हाँ काम किया एक तरीके से। ओके, कभी कभार शब्द ही भूल जाते हैं क्या बताना था। 8वां देखो, व्हाट आर द मेन थ्रेट्स टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ आर दे बीइंग एड्रेस्ड? भारत की जैव विविधता के लिए मुख्य खतरे क्या हैं और इनका सामना कैसे किया जा रहा है? तो लिखेंगे, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी फेसेस थ्रेट्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पॉल्यूशन एंड इलीगल वाइल्ड ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। ये है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स। ठीक है, अब इनको कैसे फेस किया जा रहा है? दिस इश्यू आर बीइंग एड्रेस्ड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, कॉमन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली एग्रीकल्चर। ठीक है, तो भारत की जैव विविधता जो है वो वनों की कटाई, आवास के विखंडन, प्रदूषण और जो अवैध तरीके से वन्य जीवों का व्यापार होता है और जलवायु परिवर्तन, इसकी वजह से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम और विविधता अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देने के लिए संबोधित किया गया है ना, ये चीजें हैं। तो बच्चों दोनों ही पैसेज मैंने आपको विद इन 15 to 17 मिनट्स अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि रहेगा आपका 8 नंबर का। अभी 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको करनी है बच्चों एक नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग के लिए कैसे क्वेश्चन होंगे दिखा देता हूं आपको। देखो, नोट मेकिंग के लिए पहले आपको जो पैसेज दिया गया उसे पूरा पढ़ना है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं और आपको एब्रिविएशन यूज करनी है और एक टाइटल भी देना है 5 नंबर में। फिर एक समरी लिखनी है पूरे पैसेज की 50 वर्ड्स में और ये आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो अगर आप सभी बच्चे चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा का सीधा इसकी नोट मेकिंग करना सिखाऊंगा कैसे करनी है आपको। ओके, चलो बच्चों देखो, नोट मेकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको देना है एक टाइटल। ठीक है,
टाइटल देने के बाद आपको बनानी है कम से कम 4 हेडिंग, ठीक है, कम से कम आपको बनानी है 4 हेडिंग, और ये जो भी हेडिंग होंगी वो हर एक पैसेज से आपको उठानी है, ठीक है, हर एक पैसेज से। अगर पैसेज 7-8 दे रखे हैं तो 2 पैसेज से एक एक निकाल लो, है ना। अब इन्हीं हेडिंग की आपको बनानी है सब हेडिंग, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कैसे। इन्हीं की आपको बनानी है सब हेडिंग। कितनी कितनी भाई, कम से कम 3 तो बनानी ही बनानी है, कम से कम। 2 बना दोगे तो नहीं काम चलेगा, कम से कम 3 बनानी है। 4 बना दोगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। 3 से लेके 4 तो आपको कम से कम बनानी ही बनानी है, और फिर आपको एब्रिविएशंस लिखनी है, और फिर आपको एक समरी बना देनी है। तो आ जाओ, अब आपको मैं इसे एकदम प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, ठीक है। देखो, हमारी जो सबसे पहली नोट मेकिंग का हेडिंग है वो क्या है, मैंने ले रखी है, मैंने हेडिंग ले रखी है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के क्या फ़ायदे, मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग, ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स। अब एक करके देखते हैं मैंने क्या क्या लिख रखा है। बच्चों, जब भी आप नोट मेकिंग करोगे ना तो याद रखना, जब आप सब हेडिंग बनाए तो एक हेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेके 7 वर्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कम से कम 4 वर्ड हो या 3 हो तो भी चल जाएगा, 3 से 4 वर्ड तो होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ड, ठीक है, 6 या 7 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं। और हमेशा याद रखिए, नोट मेकिंग के लिए आप जो फुल सेंटेंस होते हैं, फुल सेंटेंस, इनका यूज़ बिल्कुल मत करना। छोटे छोटे की पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि नोट्स में तो की पॉइंट ही लिखते हैं, पूरा सेंटेंस थोड़ी ना लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तुम्हारा जो सबसे पहला हेडिंग है वो क्या दे रखी है मैंने, तो चलिए देखते हैं। तुम्हारा सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, सबसे पहली हेडिंग, सबसे पहला नोट, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यानी कि जो शारीरिक स्वास्थ्य उसके बारे में। अब शारीरिक स्वास्थ्य कैसे सही होता है, इससे क्या होता है, तो देखो, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। जब हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस होंगे तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। या फिर ये कह सकते हो कि जब हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे उसका, हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस रह पाएंगे, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और एक पर्याप्त नींद लें, और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ अच्छी होने से आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। रिड्यूस क्रॉनिक डिजीज रिस्क। फिर मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों, जब मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होगी, या फिर मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तनाव प्रबंधन की जो तकनीक है उसको अपना सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस प्रमोटिंग वेलबींग, ऐसी प्रक्रियाएं जो माइंडफुलनेस हो, ठीक है, इससे हमारा स्वास्थ्य और अच्छा होगा। सीक सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। डिस्टिमिटेज मेंटल हेल्थ इश्यू, अगर आपको किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी कोई समस्या है तो मेंटल हेल्थ की अच्छे होने पे ये थोड़ी बहुत इसमें कमी आएगी। फिर सोशल वेलबींग की बात आ जाती है, सामाजिक कल्याण की, तो स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट्स लिंक, ठीक है, एक मजबूत सामाजिक समर्थन जो लिंक है वो बनता है इससे। इसके अलावा बेटर हेल्थ आउटकम्स ऑब्जर्व्ड, देखा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम आते हैं। बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, एक अच्छा संबंध बनता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग इम्पॉर्टेंस, ठीक है, अपनेपन की महत्वता का एहसास होता है ना। फिर चौथी मैंने हेडिंग ले रखी है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स, यानी कि जो हेल्थ केयर है, यानी कि अपना स्वास्थ्य है, इसके देखभाल के उपाय। तो सबसे पहला, रेगुलर चेकअप्स सिग्निफिकेंस, नियमित तौर पे जांच करवाएं अगर आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशंस फॉर डिजीज प्रिवेंशन, रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन जरूर करें। अर्ली इश्यू डिटेक्शन, समस्या का शीघ्र पता लगाएं और उसको जड़ से खत्म करने का काम करें। हेल्थ एजुकेशन एम्पावर्स चॉइसेस, जो स्वास्थ्य शिक्षा है इसके विकल्प, मतलब जो हेल्थ एजुकेशन है वो हमारी हेल्थ केयर को बढ़ाने में और अच्छी मदद करती है, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी ये वाली नोट मेकिंग। चलो, अब इसकी आपको मैं बताता हूँ एब्रिवेशंस। तो एब्रिवेशन कैसे लिखोगे, एब्रिवेशन देखो ज़्यादा नहीं, केवल 4 लिखनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो पहली मैंने लिखी है PH, यानी कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ दरअसल। फिर MH यानी कि मेंटल हेल्थ। SWV सोशल वेलबींग। PHM प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स।
REV रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिट्स, BNI बैलेंस न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस, एंड G SMT स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इन्हीं एब्रिविएशंस को आपको इस नोट्स में भी यूज करना है, याद रखना। चलो अब जो हमारी समरी है बच्चों, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे समरी देख रहे हैं ना, ये समरी आप ये समझ लो कि आपके फ्री के मार्क्स हैं। कैसे? अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिए, ठीक है, नोट्स में हेडिंग अच्छे से बना ली और सब हेडिंग अच्छे से बना ली, तो समरी जब आप लिखेंगे तो इन्हीं हेडिंग, इन्हीं सब हेडिंग को यूज करते हुए आपको समरी बनानी है। ठीक है, कैसे? तो देखो, पहली हमारी जो हेडिंग थी वो क्या थी? फिजिकल हेल्थ। तो हेल्थ एंड वेलनेस इकम्पस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि क्या बोलते हैं, जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो वेलबींग है इसको दर्शाता है। प्रायोरिटाइजिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स कंट्रीब्यूट टू अ होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, नियमित व्यायाम करने से, संतुलित पोषण लेने से, पर्याप्त नींद लेने से हम जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और ये इसी को दर्शाता है। एम्फसाइजिंग स्ट्रेस मैनेज क्या नाम है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस एंड फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन आर विटल फॉर ओवरवेलमिंग, यानी कि तनाव प्रबंधन, माइंडफुलनेस और जो मजबूत सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना, यही इसका एक और का टारगेट है एक तरीके से। हेल्थ एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग mental health issue empower individuals to make informed choices, fostering a healthy and balanced life। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी जो मानसिक स्वास्थ्य है, ऐसे मुद्दे ये व्यक्ति को एक तरीके से मान लीजिए, उससे होता ना कि एक जागरूक व्यक्ति इस मामले में अच्छा बनाने में मदद करता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और जीवन दोनों संतुलित होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो फाइनली बच्चों, पिछले 25 मिनट के आसपास तक हमने अपने इस पेपर का जो सेक्शन नंबर ए था रीडिंग का, ये पूरा कर लिया। टोटल 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं बच्चों, और आशा भी करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि भाई मुझे ये पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, जो अभी तक मैंने आपको नोट मेकिंग समझाई है, अनसीन पैसेज समझाया है, क्या आपकी प्रैक्टिस उससे अच्छी हो पाई है? अगर हुई है तो फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताएं। ठीक है, और अभी आपकी ग्रामर के लिए ये देखिए, मैंने एक पीपीटी ओपन कर लिया है, जिसे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा अभी सारी चीज़ों को, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा अगला सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन 4 कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 3 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की, वो आपको भरनी है। तो पहला क्या है बच्चों, कि माई पेरेंट्स ट्रेवल टू यूरोप लास्ट समर, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो पास्ट में आती है जी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मेरे माता पिता पिछली गर्मियों में यूरोप की यात्रा पर गए थे। तो जब गए थे तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेवल्ड आएगा। ठीक है, लास्ट थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। फिर दे रन अ मैराथन लास्ट वीकेंड, तो सिंपल सा फिर से वही आ रहा है यहाँ पे, जो उन्होंने क्या नाम है, पिछले सप्ताह एक वो लगाई थी, मैराथन दौड़ लगाई थी। तो यहाँ पे रन की जगह RUN की जगह RAN रन आएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट पेंट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप, कलाकार ने एक सुंदर परिदृश्य बनाया, चित्र बनाया। तो वो पेंट की जगह पेंटेड आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या करना है हमें? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फराश टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अटेम्प्ट एनी फोर, आपको इनमें पांचों में से इन्हीं 4 के जो वर्ड्स हैं, जो पैराश है, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। चलिए, जैसे कि ए दे रखा है, हैज ए रेंज मानवी पार्क वाइड ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे किसको कैसे बनाएंगे? मानवी पार्क हैज अ वाइड रेंज ऑफ
फैसिलिटीज। जो मानवी पार्क है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अब जैसे एक आप ये ले लीजिए कि इफेक्टिव लेसन्स द टॉट प्रूव थ्रू टेलीविजन वेरी। ठीक है, यानी कि द लेसन टॉट थ्रू टेलीविजन प्रूव वेरी इफेक्टिव। दैट मीन्स कि टेलीविजन के माध्यम से सिखाई गई शिक्षाएं बहुत ही प्रभावी साबित होती हैं। इसके अलावा ग्रीन शूट्स राइज होप रेक्लिएट एज ए एक्शन ब्लूम्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्शन ब्लूम्स रेक्लिंग होप एज ग्रीन शूट्स आर, यानी कि जो क्रियाशीलता बढ़ाती है, हरियाली उगाने के साथ साथ आशा पुनः जागृत करते, कुछ ऐसी है। और आखिरी का एक आधा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है साइलेंस डिसेंड्स द विजडम इन विस्पर सोल्स एज लिशन। दैट मीन्स सोल्स लिशन एज विजडम विस्पर इन द साइलेंस। आत्मा मौन में ज्ञान की जो होता है ना कि अपने आप से बातें करना, ये उसको दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब आएगा, हाँ, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अब आपके फॉर्मेट और जो भी लाइंस हैं वो आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो क्वेश्चन 6 है कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिखना है इनवाइटिंग एप्लीकेंट फॉर हिंदी पीजीटी टीचर। ठीक है, किसके लिए, हिंदी पीजीटी टीचर के लिए, फॉर अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट लाइंग वेकेंट एंड टू बी फिल्ड सून राइट इन 50 वर्ड्स, जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो हिंदी पीजीटी टीचर के लिए आपको लिखना है। दूसरे में आपको जो एडवर्टीजमेंट लिखना है वो है वांटेड का। एक देखो होता है वेकेंट, जिसमें आप जॉब दे रहे हो। ठीक है, आपको काम करने वाला कारीगर चाहिए, अपने आप एक व्यक्ति चाहिए। एक होता है सिचुएशन वांटेड का, जिसमें आपको कुछ चाहिए, है ना। तो एक एक करके हम पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाता है, यानी कि जो विज्ञापन होता है कैसे लिखा जाता है। तो अखबारों में आपने विज्ञापन देखा होगा कि विज्ञापन हमेशा किस में होता है, एक बॉक्स में होता है ना। तो ये बॉक्स आपको बनाना है अपने विज्ञापन में, लेकिन कब, जब आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाए तब बनाना है, नहीं तो पूरा पेज खराब हो जाएगा, एक भी लाइन इधर उधर हो गई। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में हमेशा जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उनका उपयोग करें और कैची वर्ड्स का उपयोग करें। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस, कैची वर्ड का उपयोग, और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वही रहे, क्योंकि भाई एक एडवर्टीजमेंट के एक एक वर्ड को छापने का पैसा लगता है हजारों की संख्या में। ठीक है, जो लैंग्वेज हो वो बहुत ही सिंपल हो, फॉर्मल हो, ऐसी हो कि कोई भी समझ सके आसानी से। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जब आप देंगे तो उसमें आप कॉन्टैक्ट नेम भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, अपना फ़ोन नंबर भी लिखें, ताकि कोई भी उसको आसानी से आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे कि सिचुएशन दो टाइप की होंगी, एक वेकेंट की जिसमें आपको जॉब देनी है, एक वांटेड की जिसमें आपको जॉब चाहिए। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, पहले आप लिखेंगे अपनी हेडिंग, सिचुएशन वेकेंट है या सिचुएशन वांटेड है। फिर शुरुआत करेंगे कि वांटेड और रिक्वायर्ड है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप वांटेड रिक्वायर्ड करेंगे, और अगर आपको जॉब देनी है तो वांटेड करेंगे। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड। मेंशन नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद एड्रेस, आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम बताना है, या फिर जो पद होता है ना पद, वो बताएं, और एड्रेस बताएं। फ़ोन नंबर जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो जितनी भी आपके यहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं उस पोस्ट के लिए वो भी बताएं। और जो भी आपको एज लिमिट चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशनल हो प्रोफेशनल हो, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ अप्लाई क्या रहने वाला है, डेडलाइन लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, और कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन दोनों ही तरीके के एडवर्टीजमेंट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सिचुएशन वेकेंट की। ठीक है, वेकेंट में क्या है, वेकेंट में हमें जॉब देनी है, तो जॉब देने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे, वांटेड, यानी कि वांटेड हमें चाहिए, क्या चाहिए, आप पीजीटी टीचर हिंदी अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पद का क्या नाम हो गया बच्चों, पद का नाम क्या है, पीजीटी इन हिंदी अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी विद ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी नीड टू अप्लाई।
सिर्फ वही अप्लाई करे जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी हो, ठीक है, उसको हिंदी जो होता है ना एक असली शुद्ध हिंदी वैसी बोलनी आती हो और पर्सनैलिटी उसकी अच्छी हो। सैलरी कमेंसरेट टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। सैलरी जो है वो डिपेंड करेगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है पढ़ाने का और आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 ईयर्स में सेंड देयर रिज्यूम। कौन बेसिकली अप्लाई कर सकता है? जो 25 से 35 साल तक का हो, ठीक है। और रिज्यूम किसे भेजेगा, किसके साथ? रिज्यूम भेजे विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। कहाँ पे? अब आपका नाम, आपकी संस्था का नाम, आपका एड्रेस और लास्ट डेडलाइन विद इन 10 डेज, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए आगे वाले देख लेते हैं। अब है वांटेड का। अब वांटेड में क्या है? यहाँ पे अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ। ठीक है, क्या है? एक व्यक्ति अवेलेबल है, ठीक है, जो कि वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड भी है, प्रोफेशनल है और उसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है मैथ की। तो ही वांट टू विलिंग टू टीच मैथ टू 11th एंड 12th क्लास इन द इवनिंग। क्या करना चाहता है वो मैथ की टीचिंग देना चाहता है, ठीक है, 11th एंड 12th के क्लास को। कब? इन दी इवनिंग बिटवीन 4 PM टू 8 PM, ठीक है, 4 से 8 के बीच में। और मॉडरेट चार्जेस हैं, बहुत ही कम चार्जेस होंगे। गारंटेड रिजल्ट अबव 95% इन द सब्जेक्ट। मैथ के अंदर 95% तक के रिजल्ट की मैं गारंटी देता हूँ। कॉन्टैक्ट करना है रामू या रीना को, श्रुति अपार्टमेंट्स, N96 सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली, और कॉन्टैक्ट इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो एक तो ये हो गया। अब आपका ना एक और आता है, ठीक है, सेल और परचेस वाला, ठीक है, सेल और परचेस वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने कल पेपर अपलोड किया था ना इंग्लिश का दूसरा वाला, वो ओपन करता हूँ, उसमें आपको सेल एंड परचेस का भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ये रहा बच्चों, देखो सेल एंड परचेस का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया रखा है कि सेल और परचेस का आपको कैसे लिखना है, ठीक है। सेल के लिए आपको सिंपल सा बताना है कि आपको क्या बेचना है, ठीक है, बेचना क्या है, फिर उसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है, डिटेल्स, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, और क्या नाम है, प्राइस क्या रहेगा, और कोई आपसे कांटेक्ट क्या करेगा। सेल में ये होता है। और सेम यही चीज़ परचेस में, कि आपको खरीदना क्या है, आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसकी डिटेल्स क्या होनी चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, और कांटेक्ट कोई कैसे करे आपसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा रखा है बच्चों पिछली वीडियो में, बस आप यहाँ से चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ऑलरेडी आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए वापस से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया? देखो इसमें जो है ना, हमें एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। डिजाइन अ प्रिस्क्रिप्टिव पोस्टर क्लीन सिटी कैंपेन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको पोस्टर बनाना है क्लीन सिटी कैंपेन पे। अब क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए? तो इनकॉर्पोरेट डिटेल्स, इसके अंदर कुछ डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि कैंपेन का गोल क्या है, कि एक्टिविटीज़ क्या है, और किस तरीके से जो कम्युनिटी है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। यूटिलाइज इम्पैक्टफुल विजुअल्स, आप कुछ विजुअल्स का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्शियस टेक्स्ट टू इंस्पायर रेजिडेंट्स टू एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अ क्लीनर एंड हेल्थ केयर अर्बन इन्वायरमेंट। इस शहरी वातावरण में जो लोग हैं वो वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप कुछ अच्छे खासे टेक्स्ट का उपयोग करें। ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। अगर नाम दे रखा है कि कौन इश्यू कर रहा है, तो आपको पोस्टर में इश्यू करने का अथॉरिटी का नाम लिखना होगा। नहीं दे रखा है तो आपकी मर्जी है, आप अपना भी नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का भी, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा जो हमारा पोस्टर है उसका भी टॉपिक पढ़ लेते हैं। दूसरे पोस्टर का टॉपिक है से नॉट टू प्लास्टिक, ठीक है। क्या टॉपिक है? से नॉट टू प्लास्टिक। अब इसमें प्लास्टिक का यूज़ जो है नहीं करना चाहिए, इसके इसको ये सिंगल टाइम यूज़ होती है, कैसे हार्मफुल है ये एनवायरनमेंट के लिए, और इको फ्रेंडली चॉइसेस क्या हैं हमारे लिए, तो उसके बारे में आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। किसके द्वारा? हेड मैनेजर ऑफ योर स्कूल,
स्कूल सोशल इन्वायरमेंटल क्लब। तो पहले आओ समझो अच्छे से कि पोस्टर आपको लिखना कैसे है। ठीक है, देखो बच्चों, पोस्टर लिखने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले रखा है, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। हमेशा ये एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो, जब आप पोस्टर लिखेंगे तो याद रखिएगा, पोस्टर आपका टॉपिक क्या है पहले ये ध्यान दें। पोस्टर की अनाउंसमेंट है, या फिर कोई अपील करनी है, या फिर आपको कुछ जो है ना लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, यानी कि पोस्टर का आपका थीम क्या है, टॉपिक क्या है, इवेंट क्या है, तो सबसे पहले तो आप वो लिखें। ठीक है, आपका थीम जैसे क्लीन सिटी कैंपेन है, तो इसका पर्पस क्या है और ये कब होगा, या फिर ओकेजन वगैरह है क्या, ये बताएं। ठीक है, अब जैसे कोई कैंपेन है, या फिर कुछ एनुअल डे स्पोर्ट वगैरह है, या फिर कोई कंपटीशन है, तो आपको उसका डेट, टाइम और प्लेस भी पोस्टर में मेंशन करना है, अगर कोई इवेंट है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप उस पोस्टर के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जागरूकता फैलाना चाहते हैं, कोई सावधानी या कोई वार्निंग देना चाहते हैं, या इनविटेशन देना चाहते हैं, तो वो लिखें। पोस्टर में याद रखें हमेशा कैची स्लोगन और जो पंचलाइन होते हैं, जो कैप्शंस होते हैं छोटे छोटे, इनका उपयोग करें। आप स्केच का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप स्टार बना सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर एनवायरनमेंट से संबंधित है तो आप इस तरीके से पेड़ बना सकते हैं, है ना। लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, लेटर्स आप डिफरेंट साइज के लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बुक्स लिखना है, तो मैं बुक्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अलग अलग टाइप से बोल्ड कर सकता हूँ, अलग कलर से लिख सकता हूँ। अगर आप ब्लैक ब्लू पेन लेके जाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर इश्यू कर रही है तो उसका नाम, और विद इन 50 वर्ड्स। ठीक है, और हाँ, ये डब्बा तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो पोस्टर कैसे लिखना है, अब इसी पोस्टर को, इसी इंफॉर्मेशन को उतारेंगे हम अपने पोस्टर में। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है क्लीन सिटी कैंपेन। ठीक है, क्लीन सिटी कैंपेन ये बेसिकली एक इवेंट है, तो कब मनाया जाएगा, 14 अक्टूबर 7 नवंबर को, 14 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान मनाया जाएगा। लेट्स मेक दिल्ली अ बेटर प्लेस टू लाइव, चलिए दिल्ली को एक जीने योग्य अच्छा स्थान बनाएं। ठीक है, लिटरिंग, स्पिटिंग, ओपन यूरिनेशन, यानी कि कूड़ा ना फैलाना, थूकना, और बाहर खुले में शौच यानी कि यूरिनेशन ना करना। ठीक है, इसको क्या करना है, नो करना है। ठीक है, नो करके हमने ऐसे बना दिया तो लोगों का ध्यान बहुत ही एकदम अच्छा जाएगा इस पर। ठीक है, इश्यू किसके द्वारा हुआ ये, तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ है, पालिका केंद्र पार्लियामेंट स्टेट न्यू दिल्ली, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक, ऑलवेज रिड्यूस 3 रुपीज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर है, बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर 3 आर, क्या आर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, सी नो टू प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन, जलाएंगे तो इससे एयर पोल्यूशन होगा। डंपिंग प्ले वैक्स पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, इसको बाहर फेंकेंगे पॉलीवैक्स वगैरह को, पन्नियों को, ठीक है, प्लास्टिक के थैलों को, तो एनवायरनमेंट को गंदा करेगा। टॉक्सिक केमिकल से बनता है और इससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ करना है पेपर वैक्स को, जूट वैक्स को, क्लोथ वैक्स को। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, स्टे हेल्थी, किसके द्वारा इशू किया गया है, इन्वायरमेंट क्लब XYZ स्कूल अशोक विहार दिल्ली। ठीक है, अब इसी तरीके से एक मैंने लिख रखा है कि इंपॉर्टेंस क्या है बुक्स की, कि रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। बुक्स हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें खुशी देती हैं, हमें अकेलेपन से दूर रखती हैं, हमें और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भी लिखा हुआ है कि है ना, और एक आधा ये आपको बता दिया, तो टोटल ना आपको 3 बता दिए मैंने यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपकी पोस्टर राइटिंग में भी यहाँ पे पूरी हो जानी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे, तो अब है हमारा स्पीच राइटिंग का टॉपिक। ठीक है, कि अब आपको स्पीच लिखनी है, और 2 टॉपिक हैं स्पीच के, दोनों ही टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, एक मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, दूसरा आप अपने आप से जरूर पढ़ें। ठीक है, तो 8वां क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग, अ रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हैज बिकम द कंसर्न ऑफ नेशन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आज के टाइम पे
एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, आप अपने इको क्लब स्कूल, आपका जो स्कूल का इको क्लब है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो इस पर आपको स्पीच लिखनी है टू बी डिलीवर्ड इन द स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट इट, इसके बारे में आपको अवेयर करते हुए। ठीक है, दूसरी स्पीच है कि ईच वन टीच वन। ठीक है, यू आर स्टूडेंट वॉलंटियर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन NLM, जो कि आपके स्कूल में चलाया जा रहा है। विंग ऑफ योर स्कूल involved in adult literacy campaign, each one teach one, write a speech to be delivered in the morning assembly expressing your views on the topic, इसके ऊपर आपको व्यूज बताने हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि एक अच्छी स्पीच आपको लिखनी कैसे है। चलो, अच्छी स्पीच के लिखने के लिए सबसे पहला तरीका, पहले मार्क्स की वेटेज सुन लो। एक तो फॉर्मेट है 1 नंबर का, कंटेंट आपका 2 नंबर का होगा और एक्सप्रेशन आपका 2 नंबर का, तो टोटल 5 नंबर का। देखो, स्पीच आप ऐसे समझ लो जैसे कि आपका स्कूल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका ना स्कूल है और उसी स्कूल का जो मंच है वहाँ पे आपको खड़ा कर दिया गया एक टॉपिक देके। ठीक है, टॉपिक देके खड़ा कर दिया गया कि बोला गया चलो आज तुम एनुअल डे स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को बताओ, आज तुम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लोगों को अपने व्यूज़ दो। आपके हाथ में माइक आया, आपका हाथ कांपने लगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, पता भी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, जब आपके हाथ में माइक है, आप स्टेज पे खड़े हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये है तो मेरे दोस्त ही ना, मेरे टीचर ही तो ही हैं, आज मैं इनके सामने खड़ा हूं बस, और क्या है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में अपना टाइटल सोचें। मेरा टाइटल है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम here to express my views on the topic global warming is a major concern। ठीक है, इस तरीके से आप लिखें। याद रखिए, जो भी आप यूज करें, मतलब स्पीच लिखें या बोलें, उसमें प्रेजेंट टेंस का ज्यादा उपयोग करें। अब स्पीच को आप डिवाइड कर दें, एक तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक को डिफाइन करें। ठीक है, फिर टॉपिक की वजह से क्या उसके कारण है या क्या उसके इफेक्ट हैं ये बताएं, फिर रेमिडियल मेशर्स क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्या है उसका ये बताएं। अपनी टॉपिक की क्लियरिटी अपने दिमाग में जरूर रखें बनाते टाइम। अपनी स्पीच को 3 से 4 पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, और जो क्या नाम है आखिरी पैराग्राफ हो उसमें आप अच्छे फ्यूचर की कामना करें लोगों के लिए, ऐसे लिखें। ठीक है, और भी एक आधा छोटा मोटा पॉइंट है, यहाँ से देख लो। फिर एक सबसे लास्ट में ये वाली लाइन लिखेंगे कि थैंक्स फॉर बीइंग सो जेनरस टू लिसन माय व्यूज सो अटेंटिवली, और थैंक यू, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो अब हम इसी को उतार देते हैं एक ही बार में अच्छे से। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्पीच का, द ग्लोबल वार्मिंग। आप इमेजिन करो, आंख बंद करो, इमेजिन करो कि आप खड़े हो स्टेज पे, आपको टॉपिक दे दिया गया ग्लोबल वार्मिंग, आपके हाथ में है माइक, मेरे सामने तो खैर माइक है ही, मैं भी खड़ा हो जाता हूं तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो देखो अब माइक है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वॉथी टीचर्स एंड माई ऑल डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज और, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम, जो भी आपका नाम है, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे टीचर्स, प्रिंसिपल, मेरे दोस्तों, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपने व्यूज देने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ pressing issue driven by the rise in greenhouse gas emissions। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, मुद्दा है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि से प्रेरित है। दिस फिनोमिना ट्रैप्स हीट द अर्थ's atmosphere, leading to a steady increase in temperature। The impact of global warming is evident in rising sea levels, extreme weather events एंड डिस्ट्रप्शंस टू इकोसिस्टम। यानी कि क्या बोलते हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये पृथ्वी की जो वायुमंडल है उसमें गर्मी बढ़ा देती है, जिससे तापमान बढ़ता चला जाता है, और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसकी वजह से समुद्र का जो स्तर वो बढ़ रहा है। क्योंकि ना जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है यहाँ से बर्फ़ पिघलती है,
तो इसकी वजह से समुद्रों में जल स्तर बढ़ता जाता है। और साथ ही मौसम का जो स्तर है वो भी बिगड़ रहा है, चक्र होता मौसम का। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें भी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेस आर डायर मेल्टिंग आइस केप्स, लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। इसके परिणाम बहुत भयंकर हैं। बर्फ में जो है वो पिघल रही हैं, बर्फ की जो चोटियाँ होती हैं वो पिघल रही हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। इट्स इम्पेरेटिव टू एड्रेस दिस क्राइसिस बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, embracing sustainable practices and investing in renewable energy sources। ठीक है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन को कम करके जो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा वगैरह है, इसके नए नए स्रोतों को खोज के हम इसको कम कर सकते हैं। Individuals' actions such as conserving energy and supporting eco-friendly initiatives play a critical role in mitigating global warming। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण के अनुकूल हमारे जो पहल वगैरह होंगी, इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य भी करने पड़ेंगे, इसके लिए सरकार को भी काम करना चाहिए। टू डील विद द चैलेंज कलेक्टिवली इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल। इस चुनौती को सामूहिक रूप से निपटाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, नेशंस मस्ट कोलैबोरेट टू इन्फोर्स द स्ट्रेंथ environmental regulations, aiming for a sustainable and resilient future। In conclusion, let us unite the fight against global warming, taking proactive measures to safeguard for planet और future generations। अंत में आइए हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने इस धरती ग्रह की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ग्लोबल वार्मिंग की स्पीच पूरी हुई। दूसरी स्पीच है बच्चों ईच वन टीच वन। ठीक है, ईच वन टीच वन, ये हमारी दूसरी स्पीच है। तो अब आप इसको चाहो तो पढ़ो, क्योंकि एक तो मैंने आपको करवा दी है और दूसरी वाली आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ ताकि आप इसे पढ़ें। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको भी वीडियो को देखें इसको अच्छे से और पढ़ें इस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछी गई है डिबेट। ठीक है, टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन, राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स, ईदर फॉर अगेंस्ट और द मोशन। यू आर अनुभव और अनुभवती 11th क्लास। देखो, डिबेट बेसिकली दो तरीके से लिखनी होती है। एक तो होता है इसके फेवर में, यानी कि या तो इसके पक्ष में लिखें, ठीक है, एक होता है इसके विपक्ष में, ठीक है, इसके अगेंस्ट में। तो आपको किसी एक में लिखनी है, लेकिन आपको मैं फेवर में भी और अगेंस्ट में दोनों में बताता हूं। ठीक है, ताकि आपकी दोनों की तैयारी हो। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिबेट अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आप जो टेक्नोलॉजी है उसने कैसे हमें अकेला बना दिया है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन, ये टॉपिक है। अब देखो, जब भी कोई डिबेट होती है तो डिबेट बेसिकली ये ए और बी दो पक्ष के बीच में होती है। अब इन दो पक्ष के बीच में निर्णय लेने के लिए कुछ जो ज्यूरी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे, है ना, और कुछ टीचर्स वगैरह हैं वो बैठे होंगे, और थोड़े थोड़े यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह भी बैठे होंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों बच्चों के बीच में। ओके, तो शुरुआत कैसे करेगा जो भी यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, वो कैसे शुरुआत करेगा? पहले सबको ग्रीटिंग देगा, ठीक है, फिर बताएगा कि आज हम इस टॉपिक पे डिबेट करने वाले हैं। तो वैसे ही शुरुआत करेंगे। ऑनरेबल ज्यूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, अ वेरी चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आदरणीय ज्यूरी मेंबर्स, प्यारे टीचर्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को क्या बोलते हैं, शुभ प्रभात। आगे दिया गया है बच्चों, टुडे आई अनुभव और अनुभवती विल प्रेजेंट माई व्यूज इन फेवर ऑफ द टॉपिक टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन। ठीक है, आज मैं अनुभव या अनुभवती, टेक्नोलॉजी ने हमें अकेला बना दिया, इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करूंगी इसके पक्ष में। टेक्नोलॉजी वाइल फोस्टरिंग कनेक्टिविटी पैराडॉक्सली कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन इससे अलगाववाद की भावना, आइसोलेशन की भावना पैदा हुई है।
The prevalence of smartphones and social media platforms often leads a superficial interaction, diminishing the quality of real life relationship. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस बढ़ावे से, ठीक है, इस क्रांति से क्या हुआ है, अक्सर ये हमें एक वैसे बातचीत की तरफ लेके नहीं जा पा रहा है, ठीक है, हमारा जो वास्तविक जीवन है उसकी गुणवत्ता कम करता है. कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स, आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स इन अ डिजिटल वर्ल्ड. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उपकरणों के लगातार संपर्क में रहने से हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें एक अलगाव की भावना पैदा हो जाती है. ठीक है, द एल्यूर ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन ऑफ्टन सुप्रीड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, रिड्यूसिंग द डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन. अभी का जो हमारा क्या नाम है कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम आमने सामने की बातचीत को ना करते हुए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, रील्स पे रील भेजे जा रहे होते हैं, है ना. तो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है इसने उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया. फिर मोरेवर द इमर्शन इन ऑनलाइन एक्टिविटीज कैन लीड द सोशल विड्रॉल एंड अ डिक्लाइन इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, इसने ऑनलाइन गतिविधियों में जो व्यक्ति डूबे रहते हैं, ठीक है, उन्हें समाज से अलग कर दिया है. ठीक है, और एक अच्छी बातचीत जो होती है लोगों के साथ में वो भी नहीं ये लोग कर पाते हैं. द री-अलाइंस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन डायमेंशियस, क्या नाम है, हाँ, डायमेंशियस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, potentially isolating individuals emotionally. ठीक है, the addictive nature to technology coupled with the illusion of constant connection may foster a sense of loneliness as genuine in-person interaction become increasingly rare. In essence, while technology facilitates global communication, its impact on interpersonal relationship raise concerns about the depth and क्या नाम है, authenticity of human connection in the modern digital driven era. यानी कि देखो, टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे इल्यूजन को पैदा कर दिया है. ठीक है, लोगों के अंदर एक ऐसा नेचर बना दिया कि वो टेक्नोलॉजी से एडिक्ट होके रह जाते हैं. ठीक है, साथ ही साथ उनके अंदर एक अकेलापन, आइसोलेशन, लोनलीनेस, ये उसके अंदर भर दिया है. ठीक है, जिसकी वजह से वो ना तो लोगों से मिलता है, ना ही तो उनके साथ खेलता है, ना ही तो बाहर निकलता है, बस एक तरीके से घर में पड़े रहते हैं. टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ एक तरफ उसने ग्लोबल जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा तो किया ही है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो खराब हो चुके हैं. ठीक है, एक जो होता है ना कि हृदय के अंदर से लोगों के बारे में सोचना, उनके बारे में जानना, उनके साथ कनेक्शन होना, अब वो खत्म हो चुका है. ह्यूमन कनेक्शन सब खत्म हो रहे हैं. तो बस यही चीज़ थी. थैंक यू. इस तरीके से. ठीक है, तो मैंने इसके अगेंस्ट में पहले फेवर में बता दी, अब अगेंस्ट में बताएंगे. तो अगेंस्ट के लिए देखिए मैंने लिख रखी है, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना. ठीक है, और एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है. तो बस आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और ये आपका यहाँ पे ना पूरा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो अब आप इसे ढंग से पढ़ लें, मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया है, और बस हो गया. अब जो हमारी अगली वीडियो होगी बच्चों, अगली वाली, उसमें आपको मैं समझाऊंगा सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स वाला. और इस वीडियो को कोई भी बच्चा बिल्कुल मत करना, सेक्शन सी को, यानी कि पार्ट 2 की वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको मैं समझाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम होगा अभी आपका, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले. ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर 11th क्लास के अपने इंग्लिश के फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए जो तीसरा सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 1 को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. ठीक है, और मैं आशा करता हूँ बच्चों कि इस वीडियो में हमने आपको जो सेक्शन ए और बी समझाया है, ठीक है, जैसे कि आपकी नोट मेकिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, स्पीच, डिबेट, ग्रामर, अनसीन पैसेज, केस बेस्ड पैसेज, आई होप आपकी
प्रिपरेशन जो है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो इस सैम्पल पेपर से काफ़ी अच्छी हुई होगी। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी अब जो आपका सेक्शन सी बच गया है, ठीक है, इसे आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और ये पार्ट 2 की वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जो दोनों ही बुक्स है ना आपकी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यूज हों, ठीक है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 या 5 मार्क्स जो भी हैं, उस हिसाब से हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इससे। शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, यहाँ पे हम कनेक्ट रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से कहता हूँ, आई बटन में जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उसको जाके जरूर से देख लेना। जितने भी सैम्पल पेपर्स आपको करवा रहे हैं सब वीडियोस मिल जाएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।